वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मेरे भाइयों। मंडे टू सैटरडे ये क्लास आपकी चलती है सुबह 7 बजे, जिसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लगातार ये सेशन अटेंड करते हैं तो मेरा दावा है कि आप पॉलिटी में 90% प्लस एक्यूरेसी लेकर आएंगे। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस क्लास है तो इसके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी यूट्यूब चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लक्ष्मीकांत सीरीज दिखेगी। लक्ष्मीकांत सीरीज में पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत प्री के लिए, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाई है। उसको जाकर आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। फिर उसके बाद 20 मिनट शो, 20 मिनट शो की पूरी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। ठीक है, अब 20 मिनट शो की पूरी लिस्ट प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 प्लस सेशन है और एक में मैंने 4 सवाल बताए हैं, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 320 क्वेश्चंस यानी 320 सवालों पर बातचीत हुई है। ठीक है, और 320 सवाल अगर आप सुनेंगे, व्याख्या सुनेंगे, तो आपको लगभग 3000 बातें पता चलेंगी। 3000 से ज़्यादा बातें आपको पता चलेंगी। आपकी प्रैक्टिस होगी। हो सकता है चीज़ें बार बार आपके समक्ष आएँ, हो सकता है एक ही कॉन्सेप्ट बार बार मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके थ्रू आपकी पूरी की पूरी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिलान से रिलेटेड सवाल है। लिखा है मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सामने यूएस है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप जर्मनी। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट इंग्लैंड। नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। इसमें कौन सी बात कहाँ से ली गई है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको मिलान करना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन इस प्रश्न का देख लेते हैं। देखिए, यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें मेरे भाइयों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। यानी भारत का संविधान का ये लक्षण है कि भारत का संविधान अलग अलग स्रोतों से विहित है। अलग अलग स्रोतों से विहित है यानी भारत के संविधान को बनने में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और जिसमें से जो चीज़ें हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुकूल थीं, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन, और जो बातें हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुकूल थीं, उन बातों को हमने भारत के संविधान में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। किसी भी प्रकार की कोई ब्लाइंड बोरोइंग नहीं है, अंधी बोरोइंग नहीं है। जो बातें जरूरी थी, हमारे राजनीतिक परिस्थितियों में फिट बैठती थी, उन बातों को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अडॉप्ट किया। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर इंग्लैंड का पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड भारत देश में शासन करता था और बहुत सारी संस्थाओं को इंग्लैंड में भारत में प्रोड्यूस किया था। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का पड़ा। अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेसी था और हम भारत को लोकतंत्र बना रहे थे, डेमोक्रेसी बना रहे थे। ठीक है, और इंग्लैंड के द्वारा एक कानून भारत देश में बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, और इनमें से 70% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आलोचक इस बात के लिए आलोचना भी करते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, अंग्रेजों का संविधान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। हालांकि इस आलोचना को आप अपने तर्कों से काट सकते हैं कि जो भी अपनाया वो हमने अपने पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपनाया। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो देखो, इमरजेंसी के दौरान क्या मौलिक अधिकार का निलंबन होता है? तो 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो सकते हैं, हो जाते हैं नहीं, हो सकते हैं। ये बात 358 में, 359 में, 359 में लिखी है। आर्टिकल 359 में ये बात लिखी है कि 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। और 358 में लिखा है बाह्य आपातकाल के दौरान 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों का निलंबन जो आपातकाल के दौरान है, दिस इज बोरोड फ्रॉम जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एकल नागरिकता, हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था जरूर है, लेकिन अमेरिका की तरह राज्य की अलग और केंद्र की अलग नागरिकता नहीं है। भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो कि ब्रिटेन से इंस्पायर है। तो एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है।
मौलिक अधिकार, यूएस ऐसी पहली कंट्री थी जिसने संविधान संशोधन करके अपने यहाँ गारंटीड राइट्स को शामिल किया। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है गारंटीड राइट्स को, और भारत देश में मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक अधिकार भारत देश में अमेरिका से यानी यूएस से प्रेरित है, यूएस से इंस्पायर है फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी अधिकार हैं, ये सामूहिक विकास के लिए है, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए है, संविधान के भाग 4 में है। डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड से आया है, और आयरलैंड में कहाँ से आया, स्पेन से आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से, तो एक में दूसरा हो जाएगा, ए में सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से, तो बी में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सी मौलिक अधिकार, सी में आपका 1 हो जाएगा, और डी में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 1 4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा, कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ। कौन से प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं, यानी कौन से प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। तो देखो, जो सबसे पहला आपका लिखा हुआ सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, तो भारत देश में केंद्र राज्य दोनों का अस्तित्व है। केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कोर्ट है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था के लक्षण भारत देश में हैं। ऐसा कोई भी देश जहां मल्टीपल गवर्नमेंट आपको नजर आती है वो फेडरल है। केंद्र के साथ साथ अगर कोई और सरकार अगर नजर आ गई तो चिल्ला के बोलो फेडरल है। लेकिन हर जगह का फेडरेशन अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। अब भारत देश में फेडरेशन तो है, केंद्र के साथ राज्य तो है, लेकिन हम अमेरिका की तरह राज्य को मजबूत नहीं बना सकते थे। अमेरिका की तरह अगर हम क्लासिक फेडरेशन बनाते, अमेरिका की तरह अगर हम मजबूत राज्य बनाते, तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को लेकर थ्रेट होता। इसीलिए हमने केंद्र राज्य बनाया, लेकिन केंद्र की तरफ शक्तियां झुकाई। यानी हमारे भारत देश में मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, यानी फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, और ये कॉन्सेप्ट कनाडा से इंस्पायर है। राज्यपाल की नियुक्ति, भारत देश में राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है। राज्यपाल इलेक्ट होकर नहीं आता, बल्कि राज्यपाल नियुक्त होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 155 के प्रोविजंस अगर आप पढ़ेंगे 105 में, तो 105 इस बात को डील करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा। अब राज्यपाल, हालांकि बीएन राव ने संविधान के लिए जो मसौदा प्रस्तुत किया था उसमें राज्यपाल के निर्वाचन की बात करी थी, लेकिन राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मुख्यमंत्री की सलाह पर इसे काम करना है। इसीलिए इसके इलेक्शन को ना अपनाते हुए इसकी नियुक्ति प्रक्रिया यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अपनाया गया। तो भारत देश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है। दैट मीन्स की अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर हो रही है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कैसा फीचर हुआ, ये यूनिटरी फीचर हुआ। यूनिटरी फीचर हुआ क्योंकि इसमें केंद्र मजबूत हो रहा है। संविधान की ऐसी सारी बातें जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं वो यूनिटरी फीचर होती हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये एकात्मक लक्षण है, और ये कनाडा से इंस्पायर है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। कानून का राज मतलब राजमाता का वचन शासन नहीं है भाई, है ना, किसी आदमी का वचन शासन नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का वचन शासन नहीं, कानून का राज है ना। रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, न मैं, न आप, न आलिया भट्ट। आपको तब तक नहीं दंडित किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आपने किसी लॉ को नहीं तोड़ा है, किसी लॉ को नहीं ब्रेक किया, तब तक दंडित नहीं किया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से इंस्पायर है, ये दोनों कनाडा से लिया गया है। तो आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। राइट्स आर को रिलेटेड विद ड्यूटीज। ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहे। अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहे। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज अलॉन्ग विद द राइट्स। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। राइट्स आर को रिलेटेड विद ड्यूटीज। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो जितने व्यापक मात्रा में अधिकार आपको भारत के संविधान में नजर आएंगे, उतने व्यापक मात्रा में अधिकार आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। भारत के संविधान में आपको सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स दिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके गारंटीड राइट्स हैं, यानी गारंटीड अधिकार है।
मौलिक अधिकार आपके गारंटीड अधिकार हैं, ठीक है, इन पर गारंटी मिली हुई है। डायरेक्ट अगर ना मिले तो 32 से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, टिंगलिंग टिंगलिंग करके 226 से डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये संविधान का भाग 3 है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए दिए गए हैं। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विकास के लिए जनता को, लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं गारंटीड रूप से, उसे ही हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। दूसरा, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए, सामूहिक विकास के लिए संविधान के भाग 4 में आप देखेंगे 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी नजर आएगा। ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है बट जरूरी है। नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है बट जरूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ये भी अधिकार हैं, ये कलेक्टिव वेलफेयर के लिए है, ये इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए है। तो अगर आप समाज से अधिकारों के लिए क्लेम करते हैं तो उस समाज के प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर आप पिताजी से कह रहे हैं कि हमको मोटरसाइकिल दिला दो, तो अधिकार के लिए आप दावा कर रहे हैं। तो पिताजी कहें कि अच्छा है, रास्ते में लौटते समय धनिया ले आना, तो वो भी जरूरी है ना? अगर आप अधिकारों के लिए अपने माँ बाप से क्लेम कर रहे हैं तो उनके प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। तो अगर आप समाज से, राज्य से अधिकारों के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उस समाज या राज्य के प्रति आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। क्या? बिना कर्तव्यों के अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। तो ये पहला सही लिखा हुआ है कि अधिकार और कर्तव्य कोरिलेटेड है। और नागरिक, देखो डेमोक्रेसी में नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। भारत देश में, दुनिया का कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है जहां कर्तव्य लिखना पड़े, भारत छोड़कर। ठीक है, सब में एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि लोग अपने ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे, लेकिन भारत देश में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के अंदर सचेतता नहीं थी। इस वजह से लोग अधिकारों के लिए तो क्लेम करते थे लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं थे। यही कारण रहा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, यानी मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, संविधान का भाग 4 का 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों के लिए कर्तव्य स्थापित किए गए। क्यों? नागरिकों के अंदर जागरूकता और नैतिकता लाने के लिए। तो ये दो के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में किस देश में अधित्याग का सिद्धांत सक्रिय हो सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रिंसिपल ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कैन बी एक्टिव? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, केवल भारत, अमेरिका, भारत और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब समझते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब ये होता है कि देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को समझने से पहले आपको आर्टिकल 13 समझना होगा। अधित्याग का सिद्धांत समझने से पहले आपको अनुच्छेद 13 समझना होगा। अनुच्छेद 13 यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज और आर्टिकल 13 का सेकंड क्लॉज, ये दोनों अगर आप मिला के पढ़िए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी कानून या आदेश, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो, चाहे वो संविधान बनने के बाद का हो, जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उस मात्रा तक शून्य होगा। ऑर्डर या लॉ जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उस मात्रा तक शून्य होगा। कोई भी कानून, बस इसमें संविधान संशोधन नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अलावा कोई भी कानून हो, चाहे केंद्र का, चाहे राज्य का, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, लेखपाल से लेकर डीएम तक का, अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो वो शून्य होगा, जीरो होगा। अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो, पहली बात। अब मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो शून्य होगा, इस बात को चेक कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और उसे लगता है कि अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो शून्य घोषित कर सकती है। र- अ- यानी इससे ये निष्कर्ष निकला कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट, यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी तो इसका मतलब मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून नहीं बन सकता। अब यहां पर एक बात समझिएगा, अगर मान लो जनता अपने अधिकारों का त्याग कर दे, तब क्या संसद मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून बना सकती है? सवाल फिर से सुनो, यदि जनता अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर दे, तब क्या संसद फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करके, वायलेशन करके लॉ बना सकती है? नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी अधित्याग का सिद्धांत, ये अमेरिका में पॉसिबल है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इंटरप्रिटेशन है कि देखो, यदि जनता अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर दे तो उस मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून बन सकता है।
भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जबरदस्ती त्याग करा लेंगे, पता चला सर पे कट्टा रख के बंदूक रख के मौलिक अधिकार त्याग करा लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये संभव नहीं है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपने ये 4 सवालों की व्याख्या को समझा होगा। यहाँ मेन उद्देश्य मेरा यही रहता है कि आपको व्याख्या समझाना। ये 4 सवाल 40 बनाने का मेरा काम है। 4 सवाल के थ्रू मैं 40 बातें बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। मेरे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लीजिए, स्कैन करके इससे जुड़ जाइए, जिससे इस क्लास की कोई नई लिंक आती है, कोई नई अपडेट्स होती है तो यहाँ आपको मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि यदि आप किसी भी प्रकार के काउंसलिंग या बैचेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। ये नंबर मैं आपको देता हूँ, यहाँ आप कॉल करके मेरा नाम बताइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तैयारी कैसे करें इस बात की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपको नए कोर्सेज, नए बैचेज, बैचेज में कैसे इनरोल करना है, सबकी जानकारी आपको मिलेगी। 9289996923। मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है। आप इस नंबर पर कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, और उसके बाद आप क्या करिए, सारी जानकारी लीजिए। कैसी जानकारी, जैसे मान लीजिए कि आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ किस किस बात की प्रिपरेशन चलती है। ठीक है, यूपी यूपी पीसीएस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ आप प्री के लिए स्पेशल बैच ले सकते हैं, मेंस के लिए भी स्पेशल कोर्स ले सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कॉम्बो यानी इन दोनों का भी स्पेशल कोर्स एक साथ आप ले सकते हैं, जिसे फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, यदि आप आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी फाउंडेशन का कोर्स, प्री का कोर्स, मेंस का कोर्स सब उपलब्ध है। अगर आप बीईओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बीईओ का भी रिकॉर्डेड मोड में सारे कोर्स, बीईओ और आरओ के जो कोर्स हैं वो रिकॉर्डेड मोड में उपलब्ध हैं। ठीक है, और पीसीएस के जो कोर्स हैं वो लाइव मोड में आपको उपलब्ध मिलेंगे, यानी लाइव पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। इवन फाउंडेशन में तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास दी जाती है। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं बैचेस के बारे में जानने के लिए, या तो आप इस नंबर पे कॉल कर लें, या तो आप खुद आप studyiq.com पर चले जाएं। studyiq.com पर आप जाएंगे, जैसे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, देखिए ये मैं गया studyiq.com पर। ठीक, ऐसे यहाँ पर फिर पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में गया मैं, स्टेट पीसीएस सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करो, स्टेट पीसीएस। फिर उसके बाद क्या सेलेक्ट करो, उत्तर प्रदेश। क्या सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देखो अलग अलग बैचेज आपको दिखाई पड़ेंगे, यहाँ जाकर भी इनरोल कर सकते हैं। इस समय हमारे यहाँ अचीवर कार्निवल सेल चल रही है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, डिस्काउंट अवेल करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोड लगाइएगा आप, VL Live। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, VL Live। अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग कोड होता है, मेरा भी है, आपकी श्रद्धा है आप इस कोड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, पूरा का पूरा बैचेज के बारे में जानकारी। वाई नाउ पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए, उसके बाद बैच में एनरोल करिए, कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। ठीक है, 2 तरह के बैचेज होते हैं फाउंडेशन में, एक गोल्ड एक लाइव। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो गोल्ड ले लीजिए। सिलेबस के अतिरिक्त सब कुछ चाहिए आपको, प्री का, मेंस का बैच अलग से, आंसर राइटिंग का अलग से, एनसीईआरटी का अलग से, तो आप प्लेटिनम ले लीजिए। किताबें भी अपने घर चाहते हैं आप पहुंच जाए तो आप प्लेटिनम ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहिए। नमस्कार।